हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे? बढ़िया, ज़बरदस्त। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, कैसे हो? प्लीज़ जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। प्लीज़ जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। लिंक को शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स का। लिंक को शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ। आस्क मोर एंड मोर टू कम टू दिस लाइव सेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करो कि लाइव सेशन में आ सके। यस, यस, यस। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करो लाइव सेशन में आ सकें। ठीक है, तो हम आपको पढ़ा रहे थे अभी लेवलिंग, और लेवलिंग में हमने सिंपल फॉर्म ऑफ लेवलिंग देख लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग देख लिया है, और टैक्योमेट्रिक लेवलिंग पे क्वेश्चंस बना रहे थे। एक क्वेश्चन बच गया लेवलिंग का, और वो आपका लेवलिंग ख़त्म कर जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है लेवलिंग का, वो देख लेते हैं, जो कि आपका लेवलिंग कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो विल सी दैट, देखते हैं कि लेवलिंग करते कैसे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग देखा हुआ है, अब सीधा हम एंटर कर रहे हैं टैक्योमेट्रिक लेवलिंग पे। ठीक है, देखो। ओके, सी दिस थर्ड क्वेश्चन। देखो ये थर्ड क्वेश्चन कहाँ आ गया। जस्ट अ मिनट। हाँ बेटा, तो ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, आज ये थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने आपसे जा रहे हैं, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको सेटअप दिया हुआ है ना, देख सकते हो आप ये सेटअप। अगर तुम बेंचमार्क पॉइंट पे देखो, जहाँ पे आपको आरएल पता है, तो बेंचमार्क पॉइंट पे स्टाफ रखा हुआ है जो कि लाइन ऑफ साइट के क्या है, लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर है ना। जबकि अगर हम बी पॉइंट पे देखते हैं, तो बी पॉइंट पे जो स्टाफ है वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? जो बी पॉइंट पे जो स्टाफ है वो ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां से आपको क्या पूछ रहा है कि बताओ डिस्टेंस क्या है बेंचमार्क पॉइंट और बी पॉइंट का ए से। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को बेंचमार्क से लेके ए पॉइंट तक, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं d1। ठीक है, और बी पॉइंट से ए पॉइंट को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं d2। बात समझे? और हमको निकालना है आर एल ऑफ ए पॉइंट का आर एल चाहिए और बी पॉइंट का आर एल चाहिए होगा। हमको ए पॉइंट और बी पॉइंट का आर एल चाहिए होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दो एंगल दिया हुआ है, एक एलिवेशन एंगल है जो कि 20 डिग्री है, और एक डिप्रेशन एंगल है जो कि है 15 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको विद दीज डाटा, इन डाटाओं की मदद से आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा और आपका आर एल क्या होगा। बड़ा सिंपल तरीका आपको मैंने पहले बताया भी है। सबसे पहले हमको लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट चाहिए। क्या चाहिए हमको? लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ना। तो अगर हम लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट मतलब जो सेंट्रल लाइन है उसको हम बोल रहे हैं L1। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है वहां पे सेंट्रल लाइन को हम बोल रहे हैं, सेंट्रल लाइन के लेंथ को हम बोल रहे हैं L2। बात समझ रहे हो? तो हमको सबसे पहले L1 L2 बताने के लिए यहाँ पे इंटरसेप्ट चाहिए होगा। तो इस इंटरसेप्ट को हम बोल रहे हैं S। इस इंटरसेप्ट को हम बोल रहे हैं S, और ये S क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, क्या हो जाएगा? 2.85 माइनस 2.35, हाँ या ना, जो कि कितना हो गया? 0.5। बात समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया? ये इंटरसेप्ट क्या हो गया? 1.8 माइनस 1.3, जो कि कितना हो गया? 0.5 हो गया। बात समझे? तो यहाँ पे इंटरसेप्ट को हम एस डैश बोल रहे हैं ताकि दोनों में डिफरेंस रह सके, दिख सके हम किसको एस बोल रहे हैं किसको एस डैश बोल रहे हैं, है ना। तो ये
कुछ नहीं है, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 का कॉम्बिनेशन है, मतलब केस नंबर 1 और केस नंबर 4 का कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये केस नंबर 1 और केस नंबर 4 का कॉम्बिनेशन है तो मेरे ख्याल से तुम बता सकते हो कि आर एल ऑफ ए और आर एल ऑफ बी क्या होगा। आपको बेंचमार्क पॉइंट पता है ना, तो आपको पता है कि बेंचमार्क से ये वर्टिकल दूरी कितना होगा। मान लो इधर से वर्टिकल दूरी v1 है ना, मान लो वर्टिकल दूरी v1 है, ठीक है। तो उससे आप आर एल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहुंच जाओगे और वहां से आप ए का बता दोगे। सिमिलरली दूसरे के लिए करो और बनाओ, चलो ट्राई करो तो अपने से कोशिश करो कैसे निकालेंगे d1 d2। आपको ऑलरेडी हम लेवल मतलब जो स्टेप केसेस कराए वहाँ बता चुके हैं आपको। तो ट्राई टू सॉल्व बनाओ अपने से, कोशिश करो बनाने का। चलो बनाओ अपने से। पहले L1 L2 निकाल लो। ये देख लो कि स्टाफ कैप नॉर्मल है तो L1 क्या लिखते हैं और L2 क्या लिखते हैं, ठीक है। जब स्टाफ वर्टिकल है तो L2 देख रहे हो, जब स्टाफ नॉर्मल है तो L1 देख रहे हो। तो करस्पॉन्डिंगली देख लेना इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा, एस कॉस थीटा होगा या एस होगा। और उसके बाद प्रोजेक्शन करो, प्रोजेक्शन आपको ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं। चलिए बनाओ। यस फास्ट बनाइए बेटा, जल्दी 2 मिनट दे रहे हैं आपको, बनाइए जल्दी। यस प्लीज सॉल्व फास्ट, जल्दी बनाइए। जल्दी बनाओ। जल्दी बनाइए बेटा। यस प्लीज सॉल्व फास्ट, गेट द रिजल्ट। प्लीज सॉल्व फास्ट, गेट द रिजल्ट। Please solve fast, get the result. Yes. Okay. जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। निकालो L1 V1 D1 D2 L2, ठीक है। आर एल ऑफ ए आर एल ऑफ बी, तभी आपका आंसर आएगा फाइनल। बनाइए जल्दी से, बनाइए जल्दी से। यस यस बताओ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मान लो L1 पहले निकालते हैं, तो L1 क्या निकालोगे, K टाइम्स S प्लस सी, यस और नो, यही होगा बेटा, क्योंकि इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट है। तो K आपका कितना गिवन है क्वेश्चन में, K आपका कितना गिवन है। मान लो K अगर कुछ नहीं गिवन, K आपका 100 गिवन है, K आपका 100 गिवन है और C मान लो 3 गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका गिवन है K बराबर 100 और C बराबर 3। तो L1 क्या लिखोगे, K इज 100 और S बराबर है 0.5 और C आपका है 3। तो ये कितना हो गया 53 मीटर। तो ये तुमने निकाल लिया L1। अब जब तुम L1 निकाले तो डिस्टेंस देखो कहाँ से दिखेगा, डिस्टेंस तो हमको बेंचमार्क पॉइंट का चाहिए। तो डिस्टेंस जो D1 है वो तो बेंचमार्क से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखेगा, यस और नो, दिखेगा कि नहीं। और तुम जब L1 का प्रोजेक्शन लोगे तो L1 का प्रोजेक्शन तुमको सेंट्रल रीडिंग से आएगा, बोल भाई। तो ये आपका क्या, ये आपका प्रोजेक्शन क्या होगा, L1 cos थीटा होगा कि नहीं होगा, ये आपका प्रोजेक्शन होगा L1 cos थीटा। तो अब ये बताओ, ये जो तुम D1 बता रहे हो, जो डिस्टेंस एक्चुअल में वो L1 cos थीटा से ज़्यादा है या कम है। यस जो तुम डिस्टेंस बता रहे हो वो L1 cos थीटा से ज़्यादा है या कम है, बोलो।
बोलो D1 जो बता रहे हो L1 cos थीटा ज़्यादा है कम है? कम है। मतलब आपको जो एडिशनल अमाउंट है वो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और ये चीज़ मैंने बताया आपको कि इसका आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। तो हमको दिख रहा है कि ये हाइट कितना है? 2.6 है। और एंगल कितना होगा? देखो डायग्राम में, ये एंगल कितना होगा? 15 डिग्री। तो जब हम इसका कंपोनेंट लेंगे तो सामने वाला जो हॉरिजॉन्टल वो हमको कितना दिखेगा? 2.6 साइन 15, यही हम जानते हैं, है ना। और वर्टिकल क्या दिखेगा? 2.6 कॉस 15 दिखेगा कि नहीं? तो यहां से D1 बराबर क्या लिखोगे? D1 बराबर क्या लिखोगे? L1 जो आपका वैल्यू आया लेंथ, उसका प्रोजेक्शन ले रहे हो तो L1 कॉस ऑफ 15, ठीक है, माइनस 2.6 साइन ऑफ 15। तो फटाफट वैल्यू बताओ तो कितना आ रहा है? फटाफट वैल्यू बताओ तो कितना आ रहा है? फटाफट वैल्यू बताओ तो कितना आ रहा है? हाँ जी बताओ कितना आ रहा है? L1 जो कि 53 कॉस 15 के माइनस 2.6 15 साइन। तो वैल्यू जो तुम्हारा आ रहा है वो आ रहा है 50.52 मीटर। तो ये बेटा तुम्हारा D1 आ गया। ये बेटा आपका D1 आ गया। ठीक है। तो आपने पहला चीज बता दिया जो आपको पूछ रहा था कि डिस्टेंस क्या है बेंचमार्क का ए से। ठीक है, ये चीज आपने बता दिया है। तो आपका D1 आ चुका है। अब हम V1 निकालने जा रहे हैं। तो V1 क्या लिखेंगे हम? V1 क्या है? L1 क्या साइन 15 होगा। V1 क्या है? L1 साइन 15। तो V1 का वैल्यू कितना आ रहा है? L1 जो कि 53 साइन 15, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 15.72 मीटर। V1 आपका हो गया 15.72 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका V1। अब V1 अगर आ गया, आपको डेटम से, सपोज ये हम डेटम बोल रहे हैं, तो डेटम से ए पॉइंट का हाइट बताना है। ठीक है, तो आपको मैंने जो सिखाया है वो क्या सिखाया आपको कि आप हमेशा कहां से चलोगे? बेंचमार्क से चलोगे। ठीक है, तो RL एट बेंचमार्क आपको गिवन है 200, है ना। तो अब आप कहां जाओगे? पहले कोशिश करोगे बेंचमार्क से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां तक पहुंच जाए। तो कैसे पहुंचेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे? पहले बेंचमार्क पॉइंट से ऊपर जाओ। कहां तक? S2 तक। फिर S2 से ऊपर जाओ कहां तक? आपके हॉरिजॉन्टल लाइन तक। एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन पे पहुंच गए तब नीचे आएंगे कहां पे? ए पे। तो बताओ क्या लिखे? बताओ क्या लिखे? RL एट ए क्या लिखा जाए? RL एट ए हम क्या लिख सकते हैं? RL एट ए क्या लिख सकते हो? बताओ। ये जो RL एट ए गिवन है, आप इस RL एट ए को क्या लिख सकते हो? बताओ बेटा। ये जो RL एट ए हम लिख रहे हैं, इस RL एट ए को आप क्या लिख सकते हो? बोलिए। ये जो RL एट ए लिख रहे हैं, इस RL एट ए को आप क्या लिख सकते हो? बताओ। कुछ नहीं, भी हम लिख सकते हैं इसको RL एट बेंचमार्क प्लस 2.6 cos 15 प्लस V1 माइनस 1.52। यस और नो? क्योंकि मेरे को ए पे वापस आना है। ठीक है, तो RL एट बेंचमार्क कितना हो गया बेटा? 200। 2.6 cos 15 एक बारी में ही निकालते हैं। V1 आपका है 15.72 और इसमें से माइनस करना है 1.52। तो वैल्यू तुम्हारा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? जो वैल्यू तुम्हारा आ रहा है वो कितना आ रहा है? आपका वैल्यू आ रहा है 200 प्लस 2.6 15 कॉस प्लस 15.72
-1.52, तो वैल्यू आपका आ रहा है 214.71 मीटर। हमारा वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 214.71 मीटर। तो ये तुम्हारा हो गया आर एल एट ए। बात समझे? तो अब मेरा ए पॉइंट का आर एल आ गया और मेरा डी वन आ गया। अब बाकी काम तो आसान है। कैसे आसान है समझो, कैसे आसान है समझो। अब यहां से अगर तुम ध्यान दो तो ये तुम्हारा L2 था, तो L2 क्या लिखोगे? अब देखो यहां पे जो S डैश से जो मेरा इंटरसेप्ट दिख रहा है वो लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर वो लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर नहीं है तो आपको पहले परपेंडिकुलर इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। तो L2 अब क्या लिखोगे? K टाइम्स S डैश कॉस, अब एंगल 20 है, प्लस C। तो K आपका है 100, S डैश है आपका 0.5 इंटू कॉस 20, और इस पूरे में क्या ऐड हो जाएगा? 3 ऐड हो जाएगा। तो बताओ तो वैल्यू कितना आ रहा है? बताओ तो वैल्यू कितना आ रहा है? बताओ तो वैल्यू कितना आ रहा है? यस, बताओ वैल्यू कितना आ रहा है? 100 में से 0.5 मल्टीप्लाई किए और उसमें कॉस 20 मल्टीप्लाई किए, वैल्यू जो आया उसमें 3 ऐड कर दिए। तो वैल्यू जो तुम्हारा आ रहा है वो है 49.98 मीटर। तो ये तुम्हारा लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट आ गया। ये तुम्हारा लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट आ गया। ठीक है। तो अब यहां से अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हैं तो S2 से जो हॉरिजॉन्टल लाइन का दूरी, इसी को हम V बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार V ऑलरेडी यूज हो गया तो इसको हम V2 बोल रहे हैं, क्योंकि पहले केस में V1 बात किए थे। ठीक है, बात समझे? तो ये तो केस बहुत आसान है ना। तो आपको D2 क्या लिखोगे? आप D2 क्या लिखोगे? कुछ नहीं, L2 कॉस 20 डिग्री, है ना। L2 आपका है 49.98 और इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस 20। इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस 20। तो जब आप 49.98 में कॉस 20 मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, 49.98 में कॉस 20 मल्टीप्लाई करते हो तो क्या वैल्यू आ रहा है? देखो तो, देखो तो क्या वैल्यू आ रहा है? आपका वैल्यू आ रहा है 46.97। आपका वैल्यू आ रहा है 46.97 मीटर। ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम V2 निकालते हैं तो V2 क्या हो जाएगा? वर्टिकल पोजीशन है तो L2 साइन 20 होगा ना। ये क्या हो जाएगा? L2 साइन 20। तो जब तुम L2 साइन 20 का बात कर रहे हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 49.98 इंटू साइन 20, जो कि कितना हो गया? 17.10 मीटर। हुआ कि नहीं हुआ? V2 तुम्हारा हो गया 17.10 मीटर, हो गया। तो एक बार तुम्हारा V2 आ गया, तुमको RL एट A पता है, तो क्या तुम RL एट B बता सकते हो? बोलो भाई। तुमको RL एट A पता है, तुमको RL एट B बताना है। ठीक है, तो हम क्या करें? पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे पहुंच जाए, फिर ऊपर जाके नीचे आ जाएंगे, है ना। तो आप पहले RL एट A से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तक पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद तुम S2 पॉइंट पे पहुंच गए, मतलब जो इंटरसेप्ट मीट वाला उस पर पहुंच गए, और वहां से तुमको B पे नीचे आना है। तो स्टाफ क्योंकि खुद में वर्टिकल है, आप सीधे 1.55 माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से देखो, मेरे को लिखना है RL एट B, तो हम क्या लिख रहे हैं? RL एट A, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना था? 1.52। इसमें ऐड किया V2 और सब्ट्रैक्ट कर दिया जो सेंटर इंटरसेप्ट है, जो कि है 1.55। ठीक है, जो सेंटर इंटरसेप्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो RL एट A कितना है? RL एट A कितना है? 214.71। ठीक है, इसमें ऐड किया 1.52, इसमें ऐड किया 17.10 और सब्ट्रैक्ट कर दिया 1.55। ठीक है, तो देखो क्या वैल्यू आ रहा है, ऐड करिए तो बेटा, देखिए क्या वैल्यू आ रहा है आपका, देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, देखिए क्या वैल्यू आ रहा है।
यस, आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 231.78 मीटर। तो ये तुम्हारा वैल्यू आ रहा है किसका? RL एट बी का। ठीक है, ये तुम्हारा वैल्यू आ रहा है RL एट बी का। एक मिनट, ओके, जस्ट सी, जस्ट सी। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारा वैल्यू आ रहा है RL एट बी का। तो यहां तक कोई डाउट आपको? यहां तक कोई डाउट आपको? क्लियर है यहां तक? बोलो, समझ में आया यहां तक? यस। तो एक बार क्वेश्चन देख लो दोबारा, एक बार क्वेश्चन देख लो दोबारा, जूम आउट कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि पूरा क्वेश्चन एक व्यू में आ जाए। तो आपको यहाँ पे दो स्टाफ दिया हुआ था, एक स्टाफ वर्टिकल था, दूसरा स्टाफ आपका नॉर्मल था। तो दोनों के लिए आपका डिस्टेंस पूछा है और RL पूछा है, तो हम दोनों के लिए एक एक करके गए और आंसर निकाल लिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा लेवलिंग खत्म करता है ना। तो आज एक छोटा सा चीज शुरू करेंगे आपके लिए सर्वेइंग में, ठीक है, जो कि आज के आज ही खत्म भी हो जाएगा। बहुत छोटा सा पार्ट है, इसलिए उसको हम खत्म कर सकते हैं सर्वेइंग में। और ये पार्ट है और कुछ नहीं, कॉन्टूर्स। ये पार्ट है कॉन्टूर्स, ठीक है, कॉन्टूर्स। तो कॉन्टूर होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, ये कॉन्टूर है क्या? व्हाट इज कॉन्टूर? कॉन्टूर का मतलब क्या होता है? तो कॉन्टूर क्या होता है समझो, ये एक ऐसा कर्व है जो पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन RL को कनेक्ट करता है। समझा बात को? क्या बोले कॉन्टूर? ये ऐसा लोकस है जो पॉइंट्स ऑफ इक्वल RL को कनेक्ट करता है। तो जब हम कॉन्टूर के बारे में बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या बोल रहे हैं? इट इज अ लोकस of the points having same reduced level. It is a locus of the points having same reduced level. ठीक है, ये वो लोकस है पॉइंट्स का जहां पे रेड्यूस लेवल क्या होगा? सेम होगा। मतलब जितने भी सेम रेड्यूस लेवल वाले पॉइंट्स होंगे उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्टूर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब कॉन्टूर्स में दो टर्म डिफाइन होता है, एक होता है कॉन्टूर इंटरवल, कॉन्टूर इंटरवल, ठीक है, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। पहला हम बोल रहे हैं कॉन्टूर इंटरवल और दूसरा बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो अब समझो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर हम कॉन्टूर इंटरवल बोल रहे हैं तो कॉन्टूर इंटरवल का क्या मतलब है कि मानो दो कॉन्टूर है, एक 100 मीटर का कॉन्टूर है, दूसरा 101 मीटर का कॉन्टूर है। तो आपको दिखना चाहिए, देखो ऐसे दिखा रहे हैं, आपको दिखना चाहिए इन दोनों के बीच में वर्टिकल दूरी है और इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल दूरी है। बात समझे? तो इन दोनों के बीच में आपका वर्टिकल दूरी दिख रहा है और इन दोनों के बीच में आपका हॉरिजॉन्टल दूरी दिख रहा है। ठीक है, तो दो कॉन्टूर जिसके बीच का वर्टिकल दूरी अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब कहने का है कि वर्टिकल डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव कॉन्टूर, कंसिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस अगर दो कंसिक्यूटिव कॉन्टूर के बीच का बात करते हैं तो वो मेरे को बताता है कॉन्टूर इंटरवल। ठीक है, कॉन्टूर इंटरवल क्या बोल रहे हैं? इट इज
the vertical distance between two consecutive contours। ये क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस है, किस में? दो कंसिक्यूटिव कॉन्टूर्स के बीच में, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं कॉन्टूर इंटरवल। बात समझ में आया? ठीक है। अगला हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अगला हम बात करें हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो मैंने क्या बोला? दो कॉन्टूर के बीच में एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो सकता है और एक वर्टिकल डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। हो क्या सकता है? होता है, ठीक है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्टूर इंटरवल, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर हम कॉन्टूर इंटरवल समझा चुके हैं तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव कॉन्टूर्स। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। किसके बीच में? दो कंसिक्यूटिव कॉन्टूर्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है उसी को हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर दो कंसिक्यूटिव कॉन्टूर्स का देख रहे हो तो उसको मैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोल रहा हूं ना। अब आगे समझो, तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्लियर है? बोलो भाई, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्लियर है आपका? चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, तो कॉन्टूर इंटरवल देख लिया हमने, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट देख लिया, है ना। अब आगे देखो, इन दोनों के बाद देखो, तो हम एक कॉन्टूर मैप बना रहे हैं। कॉन्टूर मैप क्या करता है? प्लान व्यू देता है। क्या देता है? प्लान व्यू, मतलब आप ऊपर से देख रहे हो, टॉप से देख रहे हो कॉन्टूर मैप। तो इस कॉन्टूर मैप में मैं अलग अलग कॉन्टूर बना रहा हूं जिनके बीच में कुछ स्पेसिंग रहेगी, रैंडम बना रहे हैं, ठीक है। तो कोई 100 मीटर का है, कोई 101 मीटर का है, कोई 102 का है, फिर 103 का है, फिर 104 का है। तो ऐसे करके आपको दिया होता है। तो तुम क्या देख रहे हो? वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस कौन बताएगा? जो आरएल दिया हुआ है। आरएल कौन बता रहा है? 100, 101 और 102 ऐसे दिया हुआ है जो। तो यहां पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जब तुम एक कॉन्टूर से दूसरे कॉन्टूर पे जा रहे हो तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। चाहे तुम 100 से 101 जाओ, 101 से 102 जाओ, 102 से 103 जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो कॉन्टूर इंटरवल किसी भी मैप का कांस्टेंट होता है। तो कॉन्टूर इंटरवल फॉर कॉन्टूर मैप इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इस एग्जांपल के लिए आपका कॉन्टूर इंटरवल कितना है? 1 मीटर है ना। लेकिन अगर हम वर्टिकल को, अल्टरनेट वर्टिकल को हम सेम रखते हैं तो हॉरिजॉन्टल कोई जरूरी नहीं है सेम होगा, ठीक है। तो इन अ कॉन्टूर मैप ये जो तुम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख रहे हो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। जो तुम मैप पे देख सकते हो, ग्राउंड में जाओगे तो स्केल लगा के उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? तो इन अ कॉन्टूर मैप अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉन्टूर मैप में कॉन्टूर इंटरवल हमेशा सेम रहेगा और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट वैरी कर रहा होगा। तो कॉन्टूर इंटरवल क्या है? अगर दो कॉन्टूर के बीच में अगर हम वर्टिकल दूरी देख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टूर इंटरवल, ठीक है। लेकिन यही अगर हम दो कॉन्टूर के बीच में हॉरिजॉन्टल दूरी देख रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इन अ कॉन्टूर मैप में क्या बोल रहा हूं आपको? कॉन्टूर इंटरवल क्या रहेगा? सेम रहेगा। और इस एग्जांपल में कॉन्टूर इंटरवल क्या है? 1 मीटर है, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं कॉन्टूर का।
कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं कॉन्टूर का कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर क्या है? कोई बता सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर क्या होते हैं? यस, कोई बता सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर क्या होते हैं? यस, कोई बता सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर क्या होते हैं? सबसे पहला प्रॉपर्टी आप लोग बोलते हो कॉन्टूर्स कैन नॉट टच और क्रॉस ईच अदर, है ना, यही बोलते हो। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, उससे सबसे पहला जो प्रॉपर्टी मैं बोलना चाहूंगा वो बोलना चाहूंगा क्लोज कॉन्टूर represents either a hill or a pond. Close contour represents either a hill or a pond. ठीक है, तो समझो यहाँ पे मानो आपको हम शो कर रहे हैं एक हिल और उसी के विसिनिटी में शो कर रहे हैं एक पॉन्ड। ठीक है, तो हिल जो आपको हम दिखा रहे हैं वहाँ पे अलग अलग एलिवेशन है। ठीक है, उसी तरह पॉन्ड अगर हम देखते हैं तो पॉन्ड में भी अलग अलग एलिवेशन है। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू डेटम अगर हम हाइट बोल दे, मान लो इधर जो हाइट है 100, 101, 102 और इधर जो हाइट है लेटेस्ट से 98, 97, 96। तो आपको इतना तो पता है ना कि ऊपर वाले को हिल बोल रहे हैं और नीचे वाले को हम क्या बोल रहे हैं? पॉन्ड बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां से अगर हमको इसका कॉन्टूर बनाना है, अगर हमको हिल के लिए अलग अलग लेवल पे जो दिया हुआ है उसके लिए अगर हमको कॉन्टूर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, समझो समझो समझो। तो बेटा समझो यहाँ पे 100 मीटर, तो अगर ये हिल है तो एक क्लोज स्ट्रक्चर होगा, हाँ या ना? ठीक है, अगर तुम सरकमफेरेंस पे देखो तो एक क्लोज स्ट्रक्चर दिखेगा कि नहीं? तो ये क्लोज स्ट्रक्चर में हर पॉइंट 100 मीटर का ही होगा, हाँ या ना? तो हमको कॉन्टूर क्या बोलते हैं? ये वो लोकस है जो सेम एलिवेशन को कनेक्ट कर रहा है। तो मतलब ये जो लोकस होगा एक क्लोज शेप होगा, हाँ या ना? तो अगर हम 100 मीटर के लिए बनाते हैं, तो ये बाहर वाला बना, ये बाहर वाला 100 मीटर के लिए बन गया। ठीक, बात समझे? अब 101 मीटर का अगर हम बनाते हैं, उसके जस्ट अंदर वाला बनेगा, है ना? ये आपका क्या हो गया? 101 मीटर। जिस कलर का सर्कल बना रहे उसी कलर का वैल्यू लिख रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। और जो उसके ऊपर होगा वो भी ऐसे ही क्लोज होगा। ये वैल्यू आपका कितना? 102 मीटर हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हिल कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? बाय अ क्लोज्ड कॉन्टूर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पॉन्ड के लिए जाते हैं, जहां पे आपको 98, 97, 96 वाला दिख रहा है। ठीक है, तो अगर यहां देखो, अगर तुम 98 को देखो तो वो बाहर वाला ले रहा है। अगेन क्योंकि ये पॉन्ड है तो ये क्लोज सरफेस होगा, है ना? सरकमफेरेंस आपको दिखेगा सारा कॉन्टूर कनेक्ट करता हुआ 3D में, है ना? क्योंकि ये तो आप साइड व्यू देख रहे हो ना, एलिवेशन व्यू में टॉप से तो आपको एक क्लोज शेप दिखेगा। और ये कितना है? 98 है ना? उसी तरीके से अगर हम उसके नीचे वाला देखें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 97। और अगर हम उसके अंदर वाला देखें, मतलब और 96 पे अगर हम आते हैं तो 96 पे आपको ये दिखेगा, है ना? तो आप क्या समझ रहे हो? अगर हम इसको पॉन्ड बोल रहे हैं और फर्स्ट वाले को हिल बोल रहे हैं, तो क्या हम देख सकते हैं? कुछ ऑब्जर्व करो पॉन्ड और हिल में,
तो हिल में क्या ऑब्जर्व करोगे कि आप अगर अंदर की तरफ बढ़ रहे हो वैल्यूज के टर्म में, तो इनसाइड द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, द आरएल इज इंक्रीजिंग। लेकिन पॉन्ड के केस में अगर आप अंदर की तरफ आ रहे हो तो वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर तुमको क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम बना के दे दिया है और पूछ रहा है बताओ हिल है या पॉन्ड है, तो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से ही बता सकते हो आप कि हिल है या पॉन्ड है। ठीक है, आपको कुछ और करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया कि क्लोज कॉन्टूर रिप्रेजेंट क्या करता है, आइदर अ हिल और अ पॉन्ड। कोई डाउट इसमें तो पूछ लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। क्या बोल रहे हैं हम, क्लोज कॉन्टूर जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, या तो हिल या तो पॉन्ड, या तो हिल या तो पॉन्ड। ठीक है, क्लोज कॉन्टूर रिप्रेजेंट करता है या तो हिल या तो पॉन्ड। कोई डाउट है पूछ लीजिए, एनी डाउट प्लीज आस्क। यस, ठीक है, अगला देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या बोलता है सेकेंड प्रॉपर्टी, कि कॉन्टूर्स कैन नेवर टच नॉर क्रॉस ईच अदर। कॉन्टूर्स कैन नेवर टच नॉर क्रॉस ईच अदर। कॉन्टूर ना ही एक दूसरे को टच कर सकते हैं ना ही क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेवर टच जो हम बात बोल रहे हैं, इसका एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है वर्टिकल क्लिफ। क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल क्लिफ। वर्टिकल क्लिफ का क्या मतलब, वर्टिकल क्लिफ का मतलब कि एक साइड एकदम वर्टिकल है और दूसरा साइड इंक्लाइंड होने दो, इसको बोलते हैं वर्टिकल क्लिफ। ठीक है, और दूसरा बोल रहे हैं कि नॉर क्रॉस ईच अदर, तो इसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, नॉट एग्जाम्पल, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, ओवर हैंगिंग क्लिफ। ओवर हैंग कर रहा है, जैसे एक ओवर हैंग पोर्शन होता है वैसे ही हम बात कर रहे हैं, तो हम इसके लिए बोल रहे हैं ओवर हैंगिंग क्लिफ। ओवर हैंगिंग मीन्स कि इट्स लाइक देयर इज सम ओवर हैंग, ओके, सच दैट, ऐसा कि जो दूसरे साइड है स्लोप का वो उसके अंदर होगा। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे ओवर हैंगिंग क्लिफ। पहला वाला बोल रहे वर्टिकल क्लिफ, दूसरा बोल रहे ओवर हैंगिंग। ठीक है, तो अब अगर हम इनके लिए हमको कॉन्टूर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो मान लेते 100, ऊपर जा रहे 101, देन 102। तो यहां से तो तीनों लाइन से एक ही कर्व आएगा क्योंकि एक साइड तो पूरा वर्टिकल है। ठीक है, एक साइड तो पूरा वर्टिकल है तो वहां से तो एक ही आएगा बेटा, है ना। अब यहां पे जब तुम 100 का देख रहे हो तो देखो ये है तो एक हिल है, वर्टिकल बट है तो हिल, और हिल के लिए कैसा बनेगा, क्लोज बनेगा। तो अगर तुम क्लोज बनाते हो तो कैसा बनाओगे, 100 के लिए बना रहे हो, 100 के लिए। ठीक है, ये हो गया 100 के लिए। अब तुम अगर 101 के लिए बनाओगे, बनाओ 101 के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर 101। ठीक है, अब उसके बाद तुमको बनाना है फॉर 102, बनाओ 102 के लिए। तो आपको क्या दिख रहा है कि जितने भी कॉन्टूर है, जितने भी कॉन्टूर है वो एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्रॉस नहीं बोला, टच बोल रहा हूं, दे आर टचिंग ईच अदर। ठीक है, एक्सेप्शन समझ में आया। ठीक है, अब अगला हम बोल रहे हैं ओवर हैंगिंग क्लिफ। ओवर हैंगिंग क्लिफ के लिए भी पहले डिस्टेंस दिखा दो, आरएल दिखा दो। पहला है 100, दूसरा बोल रहे हैं 101, और तीसरा बोल रहे हैं 102। ठीक है, अब अगेन ये है कि ये तो है तो एक हिल, तो अगर ये हिल है तो सबसे पहले तो इसका क्या निकाल लो, पहले प्रोजेक्शन कर दो क्योंकि प्लान व्यू में देखना है। अगर प्लान व्यू में देखना है तो कैसा दिखेगा, देखो प्लान व्यू में कैसा दिखेगा, देखो। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले किस के लिए बनाएंगे, 100 के लिए बनाएंगे। तो 100 के पॉइंट को ध्यान से देखो कहाँ कहाँ है,
100 शुरू हुआ, 2 लाइन क्रॉस हुआ, तीसरे लाइन पे 100, ये हो गया तुम्हारा 100। ठीक, अब अगर 101 बनाना है तो एक लाइन छोड़ो, आगे बढ़ो दोनों में और मिला दो। ठीक, ये हो गया तुम्हारा 101। सिमिलरली अगर तुमको मानो 102 बनाना है तो एक लाइन और छोड़ो, उधर से भी एक लाइन छोड़ो, ये बन गया तुम्हारा 102। तो क्या दिख रहा है? कॉन्टूर्स आर व्हाट? कॉन्टूर्स आर व्हाट? क्रॉसिंग ईच अदर। देख पा रहे हो? कॉन्टूर्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ना? तो यही आपका क्या बन जाता है? एक्सेप्शन बन जाता है कि कॉन्टूर कैन नेवर टच नॉर क्रॉस ईच अदर। तो टच वाला एक्सेप्शन क्या हो गया? वर्टिकल क्लिफ हो गया, और क्रॉस वाला एक्सेप्शन क्या हो गया? ओवरहैंगिंग क्लिफ हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, कोई डाउट इसमें है तो पूछ लो। एग्जाम्पल जो दिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देख लो अगर इसमें कोई डाउट है तो आपको। जहां बोल रहे कॉन्टूर्स कैन नेवर टच नॉर क्रॉस ईच अदर, कॉन्टूर्स कैन नेवर टच नॉर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? बोलो। चलो बढ़िया। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या बोलता है कि डिस्टेंट कॉन्टूर्स, डिस्टेंट मतलब दूर दूर, डिस्टेंट कॉन्टूर्स represent flat slope. Distant contour represents flat slope, whereas near contours represent steep slope. ठीक है, अब इसको समझाता हूं आपको, समझना ध्यान से। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कॉन्टूर मैप है। ठीक है, ये आपका कोई एक कॉन्टूर मैप है जिसमें कोई एक लाइन है जो है 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद एक लाइन है जो है 101 मीटर। फिर उसके बाद जो अगला कॉन्टूर एकदम बगल में है, लेट से वो 102 मीटर का है। फिर अगला कॉन्टूर फिर से दूर हो गया, लेट से वो 104 मीटर का है। फिर जो अगला कॉन्टूर है एकदम बगल में आ गया, लेट से वो 105 मीटर है। ठीक है, तो अभी क्लोज कॉन्टूर तो है नहीं, तो हिल या पॉन्ड तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है। ये प्लेन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रोड को सब मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमको इसका कॉन्टूर बनाना है। हम क्या करेंगे? इसका कॉन्टूर बनाएंगे। तो कॉन्टूर बनाने के लिए सबसे पहले हम अलग अलग आरएल बना दे रहे हैं। 100 मीटर का आरएल, फिर 101 मीटर का आरएल, फिर 102 मीटर का आरएल, फिर 103 मीटर का आरएल। ठीक है, 100, 101, 102। अच्छा, यहाँ पे 104 सीधे पहुँच गए? नहीं बेटा, पहले 3 कर लो फिर 4 कर लो। ठीक है, 103 मीटर, फिर उसके बाद 104 मीटर का आरएल। बात समझे? अब यहाँ से आप क्या करो? कनेक्ट करो 100 से 101। ठीक, फिर उसके बाद सडन चेंज, फिर फ्लैट, फिर सडन चेंज। तो तुम देख पा रहे हो जहां पे कॉन्टूर दूर था, यहाँ पे स्लोप क्या हो गया? जहां कॉन्टूर दूर था वहां स्लोप क्या हो गया? फ्लैट हो गया। फ्लैट हो या स्टीप, ये कैसे हम बोल रहे हैं? ये रिलेटिव टर्म है। ठीक है, ये फ्लैट स्लोप है। और उसके बगल वाला क्या हो गया? ये है तुम्हारा स्टीप स्लोप। ये क्या बोल रहे हैं हम इसको? स्टीप स्लोप। उसके बगल वाला क्या है? स्टीप के कंपेयर में ये क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो? जो पास वाला कॉन्टूर है उसमें वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया कि यहाँ पे स्लोप क्या है? बहुत स्टीप है। लेकिन अगर यही
आपका फ्लैट स्लोप आ जाता है, अगर आपका ये दूर दूर हो जाता है कॉन्टूर, तो वहां पे स्लोप कैसा रिप्रेजेंट होगा, फ्लैट होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अरे बात क्लियर है कि नहीं? यस, समझ में आया बात? तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्टूर। ठीक है, कॉन्टूर में इतना समझ लो, ये मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक है, इतना ही अगर आप समझ लेते हो तो बहुत सफिशिएंट है। तो कॉन्टूर आपको क्या बोले, ये क्या है, ये लोकस ऑफ पॉइंट्स है किसका, जिसका सेम रेडियस लेवल है। ठीक है ना। कॉन्टूर इंटरवल क्या बोले, ये है आपका वर्टिकल डिस्टेंस जो दो कंसेक्यूटिव कॉन्टूर्स के बीच में होता है। और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या बोल रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉन्टूर्स। ठीक है, कॉन्टूर मैप है ये आपका, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि कॉन्टूर इंटरवल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट वैरी करता है। तीन प्रॉपर्टी आपको बताएं कॉन्टूर का। पहला प्रॉपर्टी बताएं कि क्लोज कॉन्टूर क्या रिप्रेजेंट करेगा, या तो हिल या तो पॉन्ड। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपको बताएं कि कॉन्टूर कैन नेवर टच नॉर क्रॉस ईच अदर, ना ही वो टच कर सकता है ना ही वो क्रॉस कर सकता है। और थर्ड जो मैं आपको बोला हूं कि जो दूर दूर कॉन्टूर है, जो डिस्टेंट कॉन्टूर है, वो रिप्रेजेंट करेगा फ्लैट स्लोप, लेकिन जो पास वाला कॉन्टूर है जिसको मैं नियर कॉन्टूर बोल रहा हूं, वो रिप्रेजेंट करेगा स्टीप स्लोप। बात समझ में आ रही है? तो अगर इसमें कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। यस यस, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो बेटा, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। ओके देन, आपका यहाँ से कॉन्टूर में ख़त्म कर रहा हूँ, है ना। मंडे से आपका नया टॉपिक शुरू होगा। ओके, मंडे से आपका नया टॉपिक शुरू होगा, राइट। तो सी देखो, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। बहुत लोग मेरे से बैचेस के बारे में पूछ रहे हैं कि सर आप कैसे रन करोगे। ठीक है, तो सिंपल बात है कि अगर मैं अनअकैडमी प्लस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे 2 बैचेस और बेटर से 3 बैचेस शुरू है अभी। देखो, जो स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट हम उसके अनुसार चल रहे हैं। तो स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट एक रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच आपका चल रहा है, जिसमें आरसीसी और सॉम्प चल रहा है। ठीक है, इन अ रेगुलर बैच इन द अनअकैडमी प्लस, जो कि बाबूलाल सर और अविनाश सर ले रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि दूसरा बैच, तो दूसरा बैच आपका आरआईबी है, जो कि रैंक इम्प्रूवमेंट बैच है। इट्स अ रैंक इम्प्रूवमेंट बैच, जो कि आपका स्टूडेंट जो फाइनल ईयर से निकल चुके हैं उनके लिए, या मतलब जो फाइनल ईयर में जस्ट निकलने वाले हैं उनके लिए वो बैच है। सेकेंड जो थर्ड बैच है, थर्ड बैच आपका है ईएससी पी का बैच, जिसमें नॉन टेक मतलब जो जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है वो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको एक जगह मिल रहा है, और वो सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है। ये नहीं कि आपको सबके लिए, तीनों के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों का एक सब्सक्रिप्शन है, एक कॉस्ट है, उसी में आप सब एक्सेस कर सकते हो। आपको अलग से कुछ और परचेस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? और बिगेस्ट एडवांटेज क्या है उस प्लेटफॉर्म का, कि देखो वहां पे ना आपका जो प्रॉब्लम है सर, टेस्ट वीकली टेस्ट होना चाहिए वहां पे है। डाउट क्लियरिंग सेशन होना चाहिए, वहां पे है। ठीक है, आपके पास डेली लाइव क्लास होना चाहिए, वहां पे है। लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्लासेस आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो जिनको इंग्लिश में जो इनको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरा बात है ना कि वो सारा चीज स्ट्रक्चर्ड है, सारा चीज एक जगह तुमको मिल जाएगा, है ना। ये सब तो आप जान ही रहे हो कि किस तरीके से आप सवाल पूछ सकते हो हमसे, राइट। मेरा कोड आपको याद ही रहना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम थोड़ा अलग है, अभिषेक भारतीय, राइट। भार मीन्स भारतीय, भार मीन्स कोई जोड़ लगा रहा है, कोई सर पे जोड़ दे रहा है। क्या जोड़ दे रहा है भाई? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उस चीज़ का जोड़ दे रहा है ना। बाकी यार आप लोग का जो मैंने सुना हो कि आप फेसबुक पे थोड़ा एक्टिव नहीं हो, तो थोड़ा एक्टिव रहो यार, है ना। क्योंकि देखो, अगर तुम वहाँ पे सवाल नहीं पूछोगे तो फिर हम भी उसको निगलेक्ट करते हैं ना। तो थोड़ा सवाल ववाल पूछो, वहाँ पे हम भी रिप्लाई करेंगे आपको, कोई सवाल है तो। बाकी आप पर्सनल तो आप रिप्लाई कर ही रहे हो, पूछ ही रहे हो हमसे। और दूसरा जो देखो, ये जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको कनेक्ट कर लो जल्दी से, अगर नहीं हुए अभी तक। तो इससे क्या होगा कि आप इजीली कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हो। बहुत लोग मैं सुन रहा हूँ अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं, नए नए चैनल पे आ रहे हैं, तो फॉर देम प्लीज़ कनेक्ट विद द टेलीग्राम ग्रुप। आपका जो भी लेक्चर होता है उसका पीडीएफ उसी पे अवेलेबल है। ठीक है, एंड लास्ट, जो अभी नए नए जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर द वीडियोज़ जितना तुम कर सकते हो, ताकि इस चैनल को हम एक अलग लेवल पे लेके आ सकें।
ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम फिर मिलते हैं मंडे को।